स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं आज संविधान की ये स्पेशल क्लास जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे क्या सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। यह वह पद है जिसको लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में बनाया गया था, यानी सबसे पहले इस पद का सृजन लॉर्ड कैनिंग के द्वारा किया गया था। तब इसे सिर्फ महालेखा परीक्षक के नाम से ही जाना जाता था, लेकिन बाद के दिनों में इसमें और बहुत सारे जो है तथ्य जोड़े गए जिसको हम लोग यहाँ देखेंगे। इससे संबंधित कुछ प्रश्न जो पूछे गए आप लोगों से परीक्षाओं में, जैसे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल, संघीय कार्यपालिका का सदस्य कौन नहीं होता है, भारत का महान्यायवादी से संबंधित भी तथ्य इसमें मिलेगा, या सूचना आयोग से संबंधित भी प्रश्न जो है इस सेशन में हम लोग देखेंगे। शुरू करें आज के इस सेशन को। आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर फटाफट जो है आप लोग जो है आंसर करेंगे। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा। भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदन का सर्वेक्षण विस्तार से करती है, यानी ऑडिट जो है किसके कहने का मतलब कि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के द्वारा जो है तैयार किया गया जो रिपोर्ट होती है उसकी ऑडिट कौन करता है। तो सबसे पहले बता दें आप सबको कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अभी मैंने बताया ये पद जो है किसके शासनकाल में, तो आप कहेंगे लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। किसके? लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पद जो है बनाया गया था। लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में इसे जो है, और स्वतंत्रता के पश्चात इसका जो है उल्लेख किसमें किया गया, तो आप कहेंगे इसका जो है उल्लेख किया गया किसमें, तो आर्टिकल 148 से लेकर के जो है 151 के बीच जो है इसका उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 148 से 151 के बीच जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया। आर्टिकल 148 में लिखा गया कि भारत का एक नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक होगा जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली उच्च समिति के सलाह पर दी जाएगी, जिसके सदस्य प्रधानमंत्री स्वयं अध्यक्ष, लोकसभा विपक्ष का नेता और जो है प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त एक जो है कैबिनेट मिनिस्टर की जो है ये जो समिति होगी उसी समिति के रिकमेंडेशन पर राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करेगा। अब जो अपनी रिपोर्ट सौंपता है किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को। और उसकी रिपोर्ट का जो है ऑडिट किसके द्वारा किया जाता है? लोक लेखा समिति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा जो है किया जाता है। और आपको जब बता दें कि इस समिति ये संसद की सबसे जो है पुरानी समितियों में से एक है, जिसका जो है गठन किया गया इंडियन रेगुलेटिंग एक्ट 1919 के द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1919 जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जाना गया, उसी जो है अधिनियम के तहत इस समिति का निर्माण किया गया। और यह समिति जो है 1 अप्रैल 1921 से जो है काम कर रही है। और इसी समिति के द्वारा कई जो भारत में संचित निधि, आकस्मिक निधि, लोक लेखा निधि, सरल शब्दों में कह लो सरकारी खर्चे, सरकारी जो है जितने भी पैसे इस्तेमाल किए जाते हैं उस सभी जो है मदों का ऑडिट कर सकती है, जांच कर सकती है। कौन? कैग। और उस रिपोर्ट का जो है एनालिसिस करता है कौन? तो लोक लेखा समिति के द्वारा किया जाता है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? पहला विकल्प सही होगा। लोक लेखा समिति जिसमें अध्यक्ष कुल सदस्य कितने होते हैं? 22। 15 जो होते हैं लोकसभा से, 7 होते हैं राज्यसभा से। और एक और भी बहुत जो है शानदार फैक्ट वो ये कि लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है वो विपक्ष का कोई सदस्य होता है। विपक्ष का यानी सत्ता पक्ष का नहीं, विपक्ष जो है सदस्य होता है। यह परंपरा के अनुसार जो है ये व्यवस्था लाई गई।
परंपरा के अनुसार ये व्यवस्था जो है शुरू किया गया, वरना जो है इसमें अधिनियमित नहीं है। बहरहाल लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति को जो है जुड़वा बहन कहा जाता है। इसकी सदस्य संख्या 22, इसकी सदस्य संख्या 30। अंतर दूसरा है कि प्राक्कलन समिति जो एस्टीमेट कमेटी होती है, ये इसके सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं और इसका अध्यक्ष सत्ता पक्ष का होता है, जबकि यहाँ 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से और इसका अध्यक्ष जो है विपक्ष से जो है होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार है? यानी सिर्फ जो है इसमें हम लोग कैग को ही नहीं पढ़ेंगे, इसके अलावा और भी जो भारतीय संविधान में संवैधानिक पद हैं उनके संदर्भ में भी देखेंगे। आप सबको पता है महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसका उल्लेख किया गया है किसमें? आप कहेंगे कि भाग 5 में। किस आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है? तो आप कहेंगे आर्टिकल 76 में इसका जो है उल्लेख किया गया है। महान्यायवादी जो कि केंद्र सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है, महान्यायवादी जो कि केंद्र सरकार को विधिक मामलों में कानूनी सलाह देता है, महान्यायवादी जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, महान्यायवादी उस व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता होती है। तो कह रहा है कि महान्यायवादी को भारत के सभी न्यायालयों में गवर्नमेंट का पक्ष रखने का अधिकार होता है। इसका उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया? अनुच्छेद 76(3) में किया गया है। इतना ही नहीं, महान्यायवादी को आर्टिकल 88 अनुच्छेद 88 के तहत जो है संसद के दोनों सदनों में या जो है संयुक्त अधिवेशन में भाग लेने का जो है पूरा अधिकार होता है, अपना विचार व्यक्त करने का अधिकार होता है, लेकिन मताधिकार जो है नहीं होता, यानी वोटिंग राइट नहीं होती है, वोट देने का अधिकार नहीं होता है। इस बात का, इस तथ्य का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया? 88 में किया गया। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को देखते हैं, उससे पहले बताएं महान्यायवादी को अगर सिर्फ पूछे कि इसका उल्लेख किस आर्टिकल में है तो 76 में। महान्यायवादी की तरह ही जो है राज्य में जो राज्य सरकार का सर्वोच्च विधिक अधिकारी होता है उसको क्या कहते हैं? एडवोकेट जनरल कहते हैं। क्या कहते हैं? एडवोकेट जनरल या महाधिवक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? महाधिवक्ता कहा जाता है, महाधिवक्ता कहते हैं। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में तीसरा विकल्प सही होगा। अगला देखिए, अब ये कैग से संबंधित फैक्ट है। कैग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस आर्टिकल में लिखा गया? 148 में लिखा गया। किस समिति के जो है तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति होती है, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति और उसी के रिकमेंडेशन पर जो है सीएजी की नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा किया जाता है? तो आप कहेंगे कि राष्ट्रपति महोदय के द्वारा जो है इनकी नियुक्ति की जाती है। सीएजी यानी कैग के कर्तव्य और शक्तियों का उल्लेख आर्टिकल 149 में है। हालांकि कैग के कर्तव्य और शक्तियों का निर्धारण संसद के द्वारा जो है किया जाता है और संसद का अधिनियम 1971 के तहत इसे अधिनियमित किया गया है। अगला, संघ के खातों का प्रपत्र, ये किस में दिया गया है? 150 में दिया गया है। ऑडिट रिपोर्ट जो है ये 151 में दिया है। तो अगर दो भी आपको पता है तो बता सकते हैं, एक का पहला सही है तो कुछ करना ही नहीं है, ये सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखिए और फटाफट जो है आंसर करिए। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें कौन तय करता है? अभी मैंने बताया था आपको, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वेतन और सेवा की अन्य शर्तें जो है तय करता है कौन? संसद तय करती है। किस आर्टिकल के तहत ये प्रावधान है? 149 के तहत ये प्रावधान है। और आप सबको पता है कि सीएजी के कर्तव्य और शक्तियां अधिनियम
1971 के तहत इसको अधिनियमित किया गया था। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही है? तीसरा। अगला प्रश्न को देखिए, राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए अधिकृत है महान्यायवादी, महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, मुख्य न्यायाधीश। राज्य सरकारों को कानूनी मामले में कानूनी सलाह देने के लिए जो है कौन अधिकृत है? महाधिवक्ता। और इसका उल्लेख किसमें किया गया है? आर्टिकल 165 में किया गया है। केंद्र सरकार को कानूनी सलाह कौन देता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी महान्यायवादी। और इसका उल्लेख आर्टिकल 76 में किया गया। किसमें? 76 में किया गया। जबकि महाधिवक्ता का उल्लेख आर्टिकल 165 में किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में कौन संघीय कार्यपालिका का सदस्य नहीं है? संघीय कार्यपालिका क्या होती है? मैंने आपको पढ़ाया था। वहां कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, तो वहां बताया संघीय कार्यपालिका संसद के द्वारा बनाए गए कानून को जो है एग्जीक्यूट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और साधारण शब्दों में इसी को सरकार कहते हैं, इसी को गवर्नमेंट कहते हैं। जिसका उल्लेख जो है किसमें किया गया है? आर्टिकल किसमें किया गया है? 74 में किया गया है। इसमें कौन कौन सम्मिलित होता है? तो इसमें सम्मिलित होता है कौन? आप कहेंगे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद और महान्यायवादी। महान्यायवादी भी जो है इसमें सम्मिलित होता है। तो कह रहा है कि कौन सम्मिलित नहीं होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक केंद्रीय संघीय कार्यपालिका का जो है अंग नहीं होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखते हैं। वैसे आप सबको इस बारे में पता है, राष्ट्रपति पद का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? 52 में किया गया है। महान्यायवादी का उल्लेख आर्टिकल 76 में किया गया है। आर्टिकल 76 में किया गया है। जबकि नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जिसका उल्लेख आर्टिकल 148 में जो है किया गया है, अनुच्छेद 148 में किया गया है। और प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल का जो है उल्लेख जो है किस आर्टिकल में किया गया है? 74 में किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाए। निम्नलिखित के अनुसार भारत सरकार का प्रमुख सलाहकार कौन होता है? भारत सरकार का प्रमुख सलाहकार, तो अब किस मामले में? विधि के मामले में प्रमुख सलाहकार महान्यायवादी होता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता है जो कि विधि के मामले में केंद्र सरकार को सलाह देता है। अटॉर्नी जनरल का कहीं नाम यहां पर जो है लिया नहीं है। वित्त के मामले में जो है इनको सलाह देने के लिए जो है वित्त आयोग जो है इसलिए गठित किया जाता है जो कि वित्त के मामले में जो है केंद्र सरकार को सलाह देता है। यहाँ पर चूंकि जो है प्रश्न में क्लियर नहीं किया गया है कि किस मामले में जो है सलाहकार पूछ रहा है, इसलिए चूंकि प्रश्न फिर अब विकल्पों को देख करके इस तथ्य पर आदमी पहुंच रहा है कि पहला नहीं, दूसरा विकल्प जो है सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? यानी सीएजी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु तक, 65 वर्ष की आयु तक होता है। और मजे की बात यह होती है कि जो सीएजी होता है अपने पद से रिटायर्ड होने के बाद राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार के अधीन कोई और दूसरा पद धारण नहीं कर सकता है। अगला प्रश्न देखें, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्ता न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करता है अपितु औचित्य भी है। कारण उसका बता रहा है कि उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य शब्द होना चाहिए था यहाँ,
कार्य न केवल व्यय की वैधता सुनिश्चित करता है अपितु औचित्य भी है। उसे वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानून को बनाए रखना है। जी हाँ, दोनों वित्त के क्षेत्र में संविधान और संसद के कानून को जो है बनाए रखना है, ये कैग का काम नहीं होता है, ये जो है पार्लियामेंट की काम होती है। अगला, भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिसका उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया? 76 में किया गया, लिखा भी है। अनुच्छेद 76 के तहत भारत के तहत एक संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही है। 6 साल की अवधि के लिए, 6 साल की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक पद धारण करता है, ये भी सही है। निजी वकालत करने से वंचित किया गया है, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। संसद की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकता है, यही गलत है, क्योंकि कार्रवाई में ये हिस्सा ले सकता है, बस इसको वोटिंग राइट जो है नहीं होती है, और इसका उल्लेख इस आर्टिकल में किया गया है। अगला प्रश्न, किस संवैधानिक पदधारक को, जो कि संसद का सदस्य नहीं होता है लेकिन संसद के समक्ष अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जा सकता है? ये बात हो रही है महान्यायवादी की। महान्यायवादी जो संसद का सदस्य नहीं होता है लेकिन आर्टिकल अभी बताया 88 के तहत संसद के दोनों सदनों या संयुक्त अधिवेशन में भाग ले सकता है, अपना विचार व्यक्त कर सकता है, संसदीय समितियों का सदस्य बन सकता है, बस वहां इसको वोटिंग राइट नहीं होती है, वो इसलिए कि ये संसद का सदस्य नहीं होता है। अगला प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 12, फटाफट बताएं दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया किसके समान होती है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उसके पद से जो है हटाए जाने की जो प्रक्रिया होती है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जो पद होता है प्रोटोकॉल के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? प्रोटोकॉल के अंतर्गत, या कह लो कि जो है वरीयता क्रम में इसको 9वां स्थान प्राप्त होता है। और कामोवेश यही स्थिति सुप्रीम कोर्ट के जजों की भी है। सुप्रीम कोर्ट के जज भी सरकार के वरीयता क्रम में जो है 9वें नंबर के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, कैग भी वही है। और इसको इसके पद से जो है सिर्फ अक्षमता और कदाचार के आधार पर ही हटाया जा सकता है। किस आधार पर? अक्षमता या फिर कदाचार। बिल्कुल वही प्रक्रिया होती है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने के लिए होती है। दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा। अगला प्रश्न देखें, राज्य सूचना आयुक्त का पद किसके अस्तित्व के कारण बनाया गया था? राज्य सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना का अधिकार आप सबको पता है, आरटीआई, जिसको भारत में 12 अक्टूबर वर्ष 2005 को लागू किया गया था। दुनिया में सबसे पहले जो है आरटीआई अपने देश की जनता को सूचना का अधिकार देने वाला जो देश है वो स्वीडन है। ओम्बुड्समैन भी सबसे पहले जो है स्वीडन की ही देन है, लेकिन सूचना का अधिकार स्वीडन ने 1766 में 1766 में ही दिया था। राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार भी, इसका भी एकमात्र जो है उद्देश्य है पारदर्शिता लाना और करप्शन को जो है जड़ से समाप्त करना। आपको जानकारी के लिए बताएं, राज्य सूचना आयुक्त का पद किसके अस्तित्व के कारण बनाया गया था? तो आप कहेंगे कि सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत बनाया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, जिसके तहत जो है राज्यों में राज्य आयुक्त, एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है और 10 अन्य सूचना आयुक्त होते हैं। केंद्र में भी वही स्थिति होती है, एक मुख्य सूचना आयुक्त और 10 जो है अन्य सूचना आयुक्त होते हैं, और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति के जो है सलाह पर किया जाता है। अगला प्रश्न, मुख्य सूचना आयुक्त का जो है कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? मुख्य सूचना आयुक्त की जो है बात कर रहा है, और इस समय है कौन? राजस्थान के
कौन है? हीरालाल, हीरालाल सामरिया। कौन है? हीरालाल समरिया। हीरालाल समरिया इस समय जो है मुख्य सूचना आयुक्त हैं। हीरालाल सामरिया। और इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? इनका कार्यकाल जो है कितने वर्ष का? पहले जो है इसको 5 वर्ष किया गया था, लेकिन 5 वर्ष 65 वर्ष की आयु तक, लेकिन अब इसको जो है कम करके और 3 वर्ष 65 वर्ष की आयु तक कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखें। पहले मुख्य सूचना आयुक्त अगर जो है आपसे पूछा जाए तो कहेंगे पहले मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? वजाहत हबीबुल्ला थे। कौन थे? वजाहत हबीबुल्ला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को जो है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य राज्य सूचना आयुक्त के बारे में सही नहीं है? राज्य सूचना आयुक्त जिस तरह जो है केंद्र में मुख्य सूचना आयुक्त होता है, इस समय हीरालाल सामरिया हैं, उसी तरह राज्यों के में भी जो है सूचना आयुक्त होते हैं, वहां पर भी जो है आरटीआई कार्यालय होता है। हर विभाग में जो है एक जन सूचना अधिकारी होता है जो कि संबंधित तथ्यों से जो है सूचना प्रदान करता है। भारत में सूचना का अधिकार सबसे पहले अमृता राय के द्वारा जो है किसान मजदूर आंदोलन के दौरान 1990 में कहां पर? राजस्थान में किया गया था। और अंततोगत्वा 2005 में 2002 में भी फ्रीडम टू इंफॉर्मेशन एक्ट पास किया गया, लेकिन लागू नहीं किया गया। 2005 में पुनः आरटीआई आता है, राइट टू इंफॉर्मेशन, और उसके बाद जो है इसे लागू किया गया 12 अक्टूबर 1905 को। और उसके तहत मुख्य सूचना आयुक्त राज्यों में राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की गई। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? राज्य सूचना आयुक्त राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसमें कोई शंका है ही नहीं, बिल्कुल सही है। राज्य सूचना आयुक्त को फिर से नियुक्त किया जा सकता है, यही गलत है, क्योंकि राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त, केंद्र में मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त, मुख्य सूचना आयुक्त सहित 10 आयुक्त होते हैं, चाहे केंद्र में चाहे राज्य में, और ये पुनः निर्वाचन योग्य नहीं होते हैं, पुनः नियुक्ति योग्य नहीं होते हैं। तो दूसरा विकल्प सही है, बाकी सबके सब जो है 100% सही है। अगला प्रश्न, राज्य सूचना आयोग के प्रमुख सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक समिति के सिफारिश के आधार पर, और मुख्यमंत्री उस समिति की अध्यक्षता मुख्यमंत्री महोदय करते हैं। उसके अलावा विधानसभा के विपक्ष का नेता विधानसभा के विपक्ष का नेता इसके अलावा मुख्यमंत्री के द्वारा जो है नियुक्त एक कैबिनेट मिनिस्टर, इन 3 लोगों के जो है अध्यक्षता, इन तीनों लोगों की कौन कौन? प्रधानमंत्री, राज्यों में मुख्यमंत्री की द्वारा नियुक्त जो है एक कैबिनेट मंत्री और विधानसभा के विपक्ष का नेता, ये तीनों के रिकमेंडेशन पर राज्यपाल सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति करता है। और यही काम केंद्र में होता है, जब प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली समिति, जिसमें एक कैबिनेट मिनिस्टर सदस्य होता है, एक विपक्ष का नेता सदस्य होता है और एक लोकसभा का जो है अध्यक्ष सदस्य होता है, इन तीनों की जो है अध्यक्षता वाली समिति के रिकमेंडेशन पर ही वहां राष्ट्रपति सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्य सूचना आयुक्त को कौन हटा सकता है? राज्य जो नियुक्ति करता है, कौन हटा सकता है? राज्य का राज्यपाल हटा सकता है।
राज्य का राज्यपाल जो है उसको हटा सकता है, लेकिन सिर्फ अक्षमता और कदाचार के आधार पर, इसके अलावा और कोई आधार नहीं बनेगा, और उसको उसी प्रक्रिया के तहत हटाया जाएगा जिस प्रक्रिया के तहत जो है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से किस परिस्थितियों में राज्य प्रमुख और किसी अन्य राज्य सूचना आयुक्त को राज्यपाल के द्वारा हटाया जाता है? वह ईश्वर को न मानता हो, ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता है। वह राज्यपाल की दृष्टि में पद पर बने रहने के लिए अयोग्य है, वह अपने कार्यकाल में बाहर किसी अन्य नौकरी में संलग्न है, या वह दिवालिया हो गया है। किसी अन्य राज्य सूचना आयुक्त को राज्यपाल द्वारा हटाया जा सकता है। किन परिस्थितियों में जो है हटाया जा सकता है? किन परिस्थितियों में हटाया जा सकता है? हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में राज्य सूचना आयुक्त की शक्ति और कार्य नहीं है। राज्य सूचना आयुक्त किसी भी मामले में उसके पास अपने आए मामलों को उचित आधार पर किसी से भी पूछताछ कर सकता है। जांच के दौरान आयोग के पास दीवानी न्यायालय का अधिकार होता है। दीवानी न्यायालय वो न्यायालय होता है जहां प्रॉपर्टी से रिलेटेड मामले जो है देखे जाते हैं। एक शिकायत की जांच के दौरान आयोग किसी ऐसी जानकारी की जांच नहीं कर सकता जो कि सार्वजनिक प्राधिकरण की ऑलरेडी हिरासत में है, तब उसकी जांच ये नहीं करेगा। दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प? सी। अगला प्रश्न, हर राज्य में कितने राज्य सूचना आयुक्त होते हैं? तो एक मुख्य सूचना आयुक्त होता है। मुख्य सूचना आयुक्त होता है, और जो है हर राज्य में आयुक्तों की संख्या अलग अलग होती है। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन, भत्ता और अन्य सेवाएं शर्तों के समान होती है। चुनाव आयुक्त, राज्य सरकार के मुख्य सचिव, मुख्य चुनाव आयुक्त, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य सचिव। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्तों के वेतन भत्ते जो कि राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं, और अन्य सेवाएं जो है कह रहा है किसके समान होती है? तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश तो हो ही नहीं सकता है। मुख्य सूचना आयुक्त भी नहीं हो सकता है। चुनाव आयोग, चुनाव आयुक्त या राज्य की सरकार के जो है, पहला विकल्प सही है। आगे देखिए, वर्तमान में भारत के वर्तमान मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो इस समय हैं कौन? हीरा लाल, अभी तो पीछे बताया था। हीरालाल सामरिया। दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में अंतिम विकल्प सही होगा। आगे देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम की निम्न में से कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियों से संबंधित नहीं है? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 में उन तथ्यों का जो है उल्लेख किया गया है जिनके संदर्भ में देश की एकता अखंडता को जो है देखते हुए सूचना नहीं दी जा सकती, सूचना नहीं दी जा सकती। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा विकल्प सही होगा। देश के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? वजाहत हबीबुल्ला थे। कौन थे? वजाहत हबीबुल्ला। फटाफट पढ़ें और आंसर करें। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1) वही है जो अभी मैंने बताया था। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1) में निम्नलिखित में से किस विकल्प का उल्लेख नहीं है जिसमें कहा गया है कि किसी भी नागरिक को सूचना देने की बाध्यता नहीं है? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 में उन विषयों का उल्लेख किया गया है जिसमें देश की एकता अखंडता को जो है ध्यान में रखते हुए उसके संदर्भ में सूचना नहीं दी जा सकती। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही है? सूचना जिससे प्रकटन से भारत की एकता अखंडता और प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है
तो उसके संदर्भ में जो है कोई सूचना नहीं दी जा सकती। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही है? अगला प्रश्न देखिए, निम्न में क्या सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के अनुसार लोक प्राधिकारी की बाध्यता में शामिल नहीं है? कौन सा जो है शामिल नहीं है? वह अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्यों, कर्तव्यों को 120 दिन के भीतर प्रकाशित करना होगा। किसी भी लोक अधिकारी को जो है ये कहा गया धारा 4 में कि उसे अपने कर्तव्य, अपने जो है कृत्य, उसको 120 दिन के भीतर जो है सार्वजनिक करना पड़ेगा, प्रकाशित करना पड़ेगा। सही है। प्रकाशित सूचनाओं का हर माह जो है अद्यतन करना पड़ेगा। सभी अलेखों को सम्यक रूप से सूची पत्रित करना जिसमें कि इस अधिकार का उपयोग सुकर हो सके, ये भी सही है। लेकिन सभी अभिलेखों का सुनिश्चित कंप्यूटरीकरण करना, सुनिश्चित कंप्यूटरीकरण करना नहीं, सभी अभिलेख नहीं, सिर्फ वही अभिलेख जिससे संबंधित तथ्यों से की सूचना दी जा सकती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है आप लोगों से संविधान का जो ये सेशन है, इसमें आपने स्क्रीन पर जो है चाहे जो भी देखा, लेकिन हकीकत ये है कि इसमें ऐसे सभी जो संवैधानिक पद हैं, सीएजी हो गया, कैग हो गया, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, उनसे संबंधित सभी जो है प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। और अभी जो है जो श्रृंखला चलाया जाएगा उसमें भी जो है संविधान विविध, यानी संविधान के हर चैप्टर से जो है, जिसमें कि सिर्फ रिवीजन के लिए जो है 2, 3 या 4 क्लास जो है लाई जाएगी। उसके बाद जो है फिर अगले किसी सब्जेक्ट को शुरू किया जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम पूर्णतः कब लागू हुआ? 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ? 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम अपील पर उत्तर प्राप्त होने के कितने दिनों के भीतर द्वितीय अपील दायर की जाती है? कह रहा है कि प्रथम अपील अगर किसी ऑफिस में किसी जन सूचना अधिकारी के यहां अपील करने के बाद अगर जो है सूचना प्राप्त होती है तो फिर कितने दिन के बाद उसी अधिकारी को जो है दूसरी सूचना के लिए आप अपील कर सकते हैं? तो हमेशा कितने दिन के बाद? 19 डेज के बाद। कितने दिन के बाद? 90। अगर जो पहली तारीख को आपने जो है सूचना के अधिकार के तहत जो है अपना एप्लीकेशन लगाया, आपको जो है सपोज करिए कि 15 तारीख को जो है इसके संदर्भ में सूचना मिल गई, उस सूचना से आप जो है वेल सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो अब ये कह रहा है कि दूसरी सूचना, द्वितीय अपील दायर की जा सकती है 90 दिन के बाद की जा सकती है। कितने दिन के बाद? 90 दिन के बाद जो है किया जा सकता है। आरटीआई आवेदन, राइट टू इंफॉर्मेशन आवेदन को संबोधित है, जन सूचना अधिकारी को जो है संबोधित होता है। तो ये रहा था हम लोगों का आज का जो है ये सेशन। मिलते हैं हम लोग अगले दिन अगली क्लास में। उससे पहले हमारी संस्था के द्वारा जारी की गई ये पुस्तकें हैं जिनको प्राप्त करने के लिए आप दिए गए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। तो आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग अगले दिन अगली क्लास में। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।